निगरान वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों और एंकर पर्सन से गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं है, हालात मुश्किल हैं लेकिन जल्द सुरखरू होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोची समझी प्लानिंग के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। सीनियर एंकर पर्सन महर बुखारी भी इस मीटिंग में मौजूद थी। उनसे मजीद जानते कि वज़ीर-ए-आज़म का क्या कहना था। महर, बताइएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज वज़ीर-ए-आज़म से बड़ी तफसीली नशिस्त हुई है और दो तीन बातों के ऊपर तो थोड़ी हैरत भी हुई। जो मुल्क में जनरली एक डिप्रेशन है, डिस्पॉन्डेंसी है, जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म का खुद का बयान भी सामने आया था कि क्यों लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, क्राफ्टेड डिस्पॉन्डेंसी है, यानी कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये डिप्रेशन और ये डिस्पॉन्डेंसी फैलाई जा रही है। ऐसा है नहीं, मुल्क में हर महकमा काम कर रहा है। मुल्क जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि हालात बड़े मुश्किल हैं लेकिन कौमें सुरखरू होती हैं ऐसे हालात से भी। बड़ी मिसालें भी उन्होंने दी, मगर बिजली के बिलों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का आज थोड़ा सा चौंका देने वाला एक जरूर ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया। उन्होंने कहा ये मसला जरूर है बिलों का, मैं पहचानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि बिजली के बिल एक बड़ा मसला है, लेकिन ये एक बड़ा सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है जिस तरह इसको बनाया जा रहा है, इसको मैग्नीफाई किया जा रहा है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है मीडिया के ऊपर भी। इतना सीरियस मसला, इतना सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। आप जानती हैं कि ये स्टैंडिंग कमिटीज में भी, सेनेट के अंदर भी बार बार सिविल नाफरमानी तक तस्करा हुआ है, मगर इससे इंकारी थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इतना कोई संजीदा मसला नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर का ये मसला बन जाए, इसको मैग्नीफाई और बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। सियासी जमातें इलेक्शन में जाने वाली हैं तो ये समझ भी आती है, ये बात अंडरस्टैंडेबल है कि हर मामले को जरा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाएगा। उन्होंने फिर ये यकीन दिलाया कि अभी तो मैं बड़े सब्र और तहम्मुल से आप लोगों को ब्रीफ कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जब हमने मीटिंग्स की हैं उसमें बड़े कंफ्रंटेशन हुई है, बाकायदा सवाल पूछे गए हैं और ये कहा गया है कि सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच के साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, जो वज़रा है, वो सोल्यूशन पेश करें और वक्त का ज़िया ना करें। तो हम इसको सीरियसली तो ले रहे हैं, लेकिन हम अभी भी मल्टीलैटरल एजेंसीज से नेगोशिएशंस में हैं। हमने कोई हतमी उनसे जवाब अभी तक नहीं सुना, लेकिन अगले 48 घंटों के अंदर एक रिलीफ पैकेज अनाउंस कर देंगे। इस मौके पर मैंने लो लाइन फ्रूट का भी पूछा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो फिलफॉर की जा सकती थी और की जा सकती हैं कि जिससे IMF तो नाराजी तो दूर की बात बल्कि खुश होगा कि जिस तरह आपने मुफ्त बिजली के यूनिट दिए हुए हैं इदारों को, चंद महकमों को, तो ये चीजें खींच लें कि अगर लार्ज स्कीम ऑफ थिंग्स में आपको इतना फर्क ना भी पड़े, मगर लोगों की बड़ी तसल्ली होती है, उनको बड़ी सुकून मिलता है कि भाई ये हमसे एक एलीट कैप्चर नहीं है मुल्क में अशराफिया जो है या सरकारी मुलाजिम जो है वो भी इन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि देखें, आप लोग जब ये दावा कर देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये कोई गॉस्पेल ट्रूथ होती है या ये कोई पत्थर में लिखी हुई बात है। हमने इसके ऊपर रिसर्च की है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने ज़ाती तौर पर फौज से भी राब्ता किया और मैंने फौज से पूछा कि आप लोग कितने मुफ्त बिजली के यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और मैंने उसके बाद अपने तय भी इसको चेक किया ऑफिशियली, और एक सिंगल यूनिट भी फौज कंज्यूम नहीं करती मुफ्त में, नॉट अ सिंगल यूनिट। उन्होंने कहा कि वो अपने एलोकेटेड बजट से पे करते हैं। इसी तरह जुडिशरी भी बाय एंड लार्ज कोई मुफ्त बिजली नहीं इस्तेमाल करती। बाबदा के मुलाजमीन जरूर है, मगर इसमें 66% कंजम्पशन जो है वो 1 से 16 ग्रेड के लोगों की है, उससे बढ़ के नहीं। तो फिर उन्होंने ये जरूर कहा कि 17 से 22 ग्रेड के जो लोग हैं, जो सरकारी मुलाजमीन है, उनके लिए हम लोगों ने जो फैसला किया है, मोनेटाइजेशन की तजवीज़ हम लोगों ने दी है कि ना कि उनको सिर्फ बिजली की यूनिट इस तरह फ्री दे रहे हो, उनको कुछ पैसे की अदायगी कर दें उनके बजट के अंदर जिससे वो अपना गुजर बसर कर सकें। और दूसरी तजवीज़ ये है कि जो उनकी एंटाइटलमेंट है उस पर 50% हम कट लगा दें। तो मगर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आप जानती हैं कि बिजली की चोरी कितनी एक बहुत बड़ा मसला है, सर्कुलर डेट का एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क के अंदर। तो उन्होंने कहा कि देखें, ये उन्होंने इस बात को रिकग्नाइज किया कि बड़ा अनफेयर है कि मुल्क के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बिजली चोरी करते हैं, जो बिल की अदायगी नहीं करते, और बाकी जो ऑनेस्ट पेयर्स हैं जो अपने बिल की अदायगियां करते हैं उनको उनका भार उठाना पड़ता है डेट सर्विसिंग सरचार्ज की मद में। तो ऑनेस्ट कंज्यूमर्स को हम क्यों पनिश कर रहे हैं? क्यों लोगों को जो पहले ही अपने बिल की अदायगी कर रहे हैं उनको मजीद इंटरेस्ट पेमेंट्स देनी पड़ती हैं ऑन बिहाफ ऑफ दोज पीपल जो अपने पैसे नहीं दे रहे या बिल की पेमेंट्स नहीं कर रहे, वो आप रिकवर करते हैं फिर ऑनेस्ट पेयर्स से। इसी तरह यकसा टैरिफ का जो निज़ाम है हमारे मुल्क में, ये सवाल भी मैंने उठाया कि उसको ख़त्म होना चाहिए,
देखें हम लोग हमारे तो कान पक गए हैं, जो भी हुकूमत आती है हमें रिफॉर्म्स का कहती है, जिसको उसको प्राइवेटाइज करने का कहती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये डिटेल सारी इनसे गुफ्तगू हुई, मगर उनको लगा कि ये इतना बड़ा इशू है नहीं जितना इसको मैग्नीफाई करके पेश किया जा रहा है। और उन्होंने ये जरूर बात की कि जो उनकी तमाम तर फोकस जो है वो मुईशत के ऊपर है। अभी उन्होंने अपने तमाम तर काबीना के वुज़रा को तहरीरी तौर पे रिटन ड्यूरेबल टारगेट भिजवा दिए हैं कि भाई अब ये आपके टारगेट्स हैं, इसके ऊपर आप काम करें। और क्योंकि हम एक मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं तो जो चीजें डूएबल नहीं है वो भी मुझे लिख के बताएं कि ये चीजें आप नहीं कर सकेंगे। और इस पॉइंट के ऊपर उन्होंने काफी इस बात के ऊपर भी कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है कि इंतखाबात की तारीख से ओके में इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी दरख्वास्तें गई हैं। तो जब मैंने पूछा कि सर अनकरीब तो इनके फैसले नहीं आएंगे तो फिर आप क्या करेगी आपकी हुकूमत, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसका एहतराम करेंगे, लेकिन हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं। फिर ये भी उनसे पूछा गया लेवल प्लेइंग फील्ड को यकीनी बनाना भी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की भी और उनकी हुकूमत की भी, कि ऐसा एक साजगार माहौल हो कि सारी सियासी जमातें जो हैं वो पोलिटिकली एक्टिव हो सकें। और नेचुरली इस पॉइंट के ऊपर खवातीन कैदी जो हैं उनका जिक्र आया। तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं अदलिया को हुक्म दूं कि इन कैदियों को रिहा कर दिया जाए या जेंडर के बेस के ऊपर इनके लिए कवानीन को रिलैक्स कर दिया जाए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, वरना कल को आके दूसरे लोग भी यही एक्सपेक्ट करेंगे। हर एक का हक है कि वो बिल्कुल अपनी कैंपेनिंग करे, पॉलिटिकली एक्टिव हो, मगर वैंडलिज्म को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकते। उन्होंने टेररिज्म की, दहशतगर्दी की बात की। दो बड़े मसाइल जो उनकी टेन्योर में उनको सामना हो रहा है वो एक मुईशत का है, दूसरा दहशतगर्दी का है। उन्होंने फिर ये बात रिटरेट की कि हम यहाँ रहने को आए हैं, हम डिफेंड करेंगे अपने मुल्क को, हम रेजिस्ट करेंगे, हर कीमत पे रेजिस्ट करेंगे। और इसके ऊपर अब अयादा किया कि भाई सर्जन जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, एक रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल का जिक्र हुआ था कि जो हुआ नहीं, क्योंकि तमाम तरफ अफगानिस्तान से वॉर इक्विपमेंट जो है, जो इन्वेंट्री बनाई कभी नहीं थी और वॉर इक्विपमेंट सारी इनके हाथ में आ गई, तो इनके पास एक रिन्यूड एनर्जी नहीं है, रिन्यूड इक्विपमेंट है, और वरना तो यूनियन काउंसिल को भी टेक ओवर करने की सलाहियत इनके अंदर नहीं है। और फिर उनसे ये भी नादरा के चेयरमैन की तैनाती के हवाले से पूछा गया तो वो मुस्कुरा दिए, थोड़े डिफेंसिव पे आ गए। उन्होंने इसके ऊपर बड़ी एक अजीब सी दलील पेश की। वो दलील कुछ नहीं थी कि इन कवानीन की मंजूरी इसलिए दी है क्योंकि एक तो दहशतगर्दी की वेव है पूरे मुल्क के अंदर, दूसरा जिस तरह बंगाली अफगान आके हमारे पासपोर्ट 1-1.5-2 लाख में बना लेते हैं, बड़ा क्रिटिकल है हमारा ये डेटाबेस, हमारी इंफॉर्मेशन। तो उन्होंने कहा इसको मद्देनजर रखते हुए ओवर्ट और कोवर्ट इशूज की वजह से हमें एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल चाहिए था। अब ये प्रोफेशनल हाजिर सर्विस फौजी हो, 3 स्टार या फिर किसी सिविलियन महकमे से हो, हम लोगों ने ये कवानीन की मंजूरी जरूर कराई है क्योंकि डेटाबेस बड़ा क्रिटिकल है, मगर इसको भी क्रिटिसाइज आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो एक डेमोक्रेटिक लिबरल सोशल सेटअप की बात कर रहे थे बार बार, मगर एफबीआर की कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन के ऊपर बड़े नाला नजर आए निगरान वजीर आजम काकर साहब का कहना था कि एफबीआर की बड़ी मायूस कुन कलेक्शन है, 9% टैक्स टू जीडीपी हमारा रेशियो है, जबकि आप स्कैंडिनेविया वगैरह में देखें तो 92% के करीब है। किसी तौर पे भी टैक्स कलेक्शन का निजाम जो है वो खड़ा नहीं हो सक रहा, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की अशद जरूरत है और ये करना नागुज़ीर है और इसको देखना जरूर पड़ेगा। जब लोग ये कहते हैं कि आप एक चेयरमैन और एक बंदा तब्दील करके क्या चीज कर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे हंसी आती है कि मैं ऐसे सवालों का क्या जवाब दूं। मेरा मतलब है कि अगर कोई महकमा नहीं काम कर रहा और वो नहीं पांव पे खड़ा हो सक रहा तो उसका हेड ही तब्दील करेंगे और क्या करेंगे। तो ये इशारा भी उन्होंने वाज़ेह तौर पे किया। उनकी एक साइड पे फाइनेंस मिनिस्टर शमशाद साहिबा बैठी हुई थी, दूसरी साइड पे उनके एनर्जी मिनिस्टर अली मोहम्मद साहब बैठे हुए थे, जिन्होंने 3 साल पहले आईपीपी के हवाले से भी निगोशिएशन बड़ी तगड़ी की थी। तो इन 2 वज़रा और वज़ीर आज़म ने आज बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मेहर बुखारी।